हेलो फ्रेंड्स, भूगोल के इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, अब तक की क्लासों में हमने राजस्थान के स्थिति विस्तार, उसकी सीमाओं और उसके भौगोलिक उपनामों की चर्चा की थी। जो साथी नए जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पिछली क्लासों के लिंक पर जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं। साथियों, आज हम राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति, राजस्थान में सूर्य की किरणों के सीधेपन और तिरछेपन के बारे में, और साथ ही राजस्थान के जो विभिन्न जिले हैं उन जिलों की आकृति किसके समान है, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति के बारे में। तो साथियों, पिछली क्लासों में हमने बात की थी राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जो देशांतरीय फैलाव है, उस देशांतरीय फैलाव से किसी भी स्थान पर सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति प्रभावित होती है और अक्षांशीय विस्तार से सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन प्रभावित होता है। कैसे होता है, हम इस बात की चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय फैलाव की। तो राजस्थान का जो देशांतरीय फैलाव है, यह फैलाव 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह राजस्थान का देशांतरीय फैलाव। अब यदि हम इस देशांतरीय फैलाव को या इस देशांतरीय फैलाव के अंतर की बात करते हैं तो इन दोनों देशांतर में 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर रहता है। 8 डिग्री और 47 मिनट। तो यह हो जाएगा राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में अंतर। देशांतरीय विस्तार में अंतर। यहाँ एक बात आप ध्यान रखें कि जो 1 डिग्री होती है वह 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री का मान 60 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब यदि हम इस 47 डिग्री को लगभग 60 मिनट माने तो यह 1 डिग्री के बराबर होता है और 8 डिग्री पहले से है। 1 डिग्री का मान हमने यहाँ से निकाला है तो यह लगभग 9 डिग्री के बराबर मान आता है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान का जो फैलाव है, यह फैलाव लगभग 9 डिग्री में या लगभग 9 देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है। तो राजस्थान का फैलाव लगभग 9 देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है। अब सूर्य जो है यह एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लेता है। सूर्य एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लेता है। तो यदि सूर्य राजस्थान के इन सभी 9 देशांतर को हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग 9 देशांतर है, जो वास्तविक अंतर है वह 8 डिग्री और 47 मिनट का है। तो यदि सूर्य पूर्व से पश्चिम राजस्थान को पूरा पार करता है तो वह लगभग 9 देशांतर रेखाओं को पार करता है। तो मैंने कहा था कि सूर्य एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो अगर वह 9 देशांतर को पार करेगा तो उसे 36 मिनट का समय लगेगा। अब हमने लगभग 9 देशांतर की बात की है, तो यदि ऑप्शन में आता है, यदि 36 मिनट आ रहा है कि सूर्य राजस्थान को पूरा पार करने में कितने मिनट का समय लेता है, तो यदि ऑप्शन में 36 मिनट दिया है तो आप 36 मिनट को सही करेंगे। और यदि वह 8 डिग्री और 47 मिनट के अनुसार कैलकुलेशन करता है तो यह मान हो जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। तो यह वास्तविक मान कि सूर्य राजस्थान को 35 मिनट और 8 सेकंड में पूरा पार करता है। या 36 मिनट ऑप्शन में आता है, उसके निकटवर्ती मान में यदि 35 मिनट 8 सेकंड नहीं है तो आप 36 मिनट सही करेंगे। अब राजस्थान के बिल्कुल पूर्व में
हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर धौलपुर का गांव है सिलान, धौलपुर का सिलान गांव, और राजस्थान के पश्चिम में यहाँ पर गांव है कटरा, कटरा जो जैसलमेर जिले में स्थित है। अब यदि सूर्य पूर्व से आ रहा है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि सूर्य कभी भी गति नहीं करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है, तो सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम चलते हुए दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर सूर्य को चलाएंगे, वास्तविक रूप में पृथ्वी चलती है, सूर्य हमेशा स्थिर रहता है। तो राजस्थान में जब सूर्य प्रवेश करता है तो वह पूर्व दिशा से प्रवेश करेगा और सबसे पहले वह सिलान गांव में प्रवेश करेगा। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय, यदि वह जिले की बात करता है तो जिला हो जाएगा धौलपुर, और यदि स्थान की बात करेगा तो स्थान हो जाएगा सिलान गांव। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय सिलान गांव में या धौलपुर जिले में, और सबसे अंत में सूर्योदय यह हो जाएगा कटरा गांव, या जिले की बात करेंगे तो जैसलमेर जिला। कोई दिक्कत नहीं आता। अब जिस स्थान पर सबसे पहले सूर्योदय होता है उसी स्थान पर राजस्थान में सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सूर्यास्त, और जहां पर सबसे अंत में सूर्योदय होता है वहीं पर सबसे अंत में सूर्यास्त हो जाएगा। यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त सिलान गांव धौलपुर में, और सबसे अंत में जैसलमेर या कटरा गांव में। कोई दिक्कत नहीं आता। अब जब सूर्य यहां पहुंचता है सिलान गांव में तो वह इसके ठीक 35 मिनट और 8 सेकंड के बाद वह इस छोर पर पहुंचता है। यानी सिलान गांव और कटरा गांव का जो सूर्योदय और सूर्यास्त है, इस सूर्यास्त में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर रहता है, या लगभग 36 मिनट का अंतर इन दोनों छोर के सूर्योदय और सूर्यास्त में रहता है। अब सवाल आपसे यहाँ ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी छोर के सूर्योदय या सूर्यास्त में अंतर कितना रहता है, या समय का अंतर कितना रहता है, तो वह अंतर 35 मिनट 8 सेकंड या लगभग 36 मिनट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये बात हो गई राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त की। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सूर्य की किरणों के सीधेपन और तिरछेपन की। तो उसको आप समझें, यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कि कैसे अक्षांशीय विस्तार के आधार पर राजस्थान में सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन बढ़ता है। तो उसके लिए पहले हम राजस्थान की स्थिति को विश्व के मानचित्र में देखते हैं, या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति को देखते हैं कि कैसे राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार के आधार पर सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन बढ़ता है। तो यह हम बात करेंगे ग्लोब की, पृथ्वी की। अब इस पृथ्वी पर 3 बड़ी अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। फिर हम बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। अब हमारी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, और हमारी पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है। दीर्घवृत्ताकार पथ या अंडाकार पथ में गति करती है। तो जिस समय पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करती है, उस समय
पृथ्वी का जो अक्ष है, जिस अक्ष पर यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण सूर्य जो है वह कर्क और मकर रेखाओं के बीच गति करता है। तो 6 महीने सूर्य कर्क रेखा से मकर की ओर चलता है और 6 महीने उसकी स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर पहुंचती है। अब सूर्य जो है वह अंतिम बार 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा रहता है और इस स्थिति को हम कहते हैं कर्क संक्रांति। यह स्थिति हो जाएगी कर्क संक्रांति। फिर जब यह दक्षिण की ओर चलता है तो दक्षिण में जाएगा, तो अंतिम बार जब पहुंचेगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर ये कहाँ पहुंच जाएगा, 22 दिसंबर को पहुंचेगा ये मकर रेखा पर, और मकर रेखा की जो यह स्थिति है ये कहलाएगी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। अब जब ये जून से या 21 जून के बाद जब ये दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तब 23 सितंबर को, इस तरह ध्यान रखना आप, 23 सितंबर, यह 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को कहते हैं शरद विषुव। यह स्थिति हो जाएगी शरद विषुव, और शरद विषुव की स्थिति में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी चमकेंगी और इस समय राजस्थान में दिन और रात की स्थिति बराबर होंगी। ध्यान रखना, 23 सितंबर को राजस्थान में, राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर, राजस्थान की स्थिति इस तरह से, उसका अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। अब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी है और राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इसी तरह जब यह 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, यानी जब यह मकर रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी रहती है। इस दिन 22 दिसंबर को राजस्थान में दिन की अवधि सबसे छोटी और रात की जो अवधि है यह सबसे लंबी रहती है। यदि सवाल ये पूछ लिया आपसे राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। फिर 21 जून यानी जब कर्क संक्रांति होती है, तब राजस्थान में दिन जो है यह सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और यहाँ पर जो रात है यह रात सबसे छोटी होंगी। क्लियर। 21 जून को सूर्य की किरणें राजस्थान में सीधी पड़ेंगी, सर्वाधिक सीधी किरणें 21 जून को रहेगी राजस्थान में। अब 23 दिसंबर की बात हमने की, जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा रहता है, तब यहाँ शरद विषुव की स्थिति होती है और इस स्थिति में राजस्थान में दिन और रात जो है ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह हम बात करते हैं जब दिसंबर के बाद सूर्य पुनः उत्तर दिशा की ओर चलता है, तब एक स्थिति और आएगी, वो होगी 21 मार्च की। 21 मार्च जब सूर्य पुनः एक बार कर्क रेखा विषुवत रेखा पर सीधा रहेगा, इस स्थिति को कहते हैं वसंत विषुव। वसंत विषुव। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी, और इस दिन एक बार पुनः राजस्थान में रात और दिन की अवधि कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये 4 स्थितियाँ जब सूर्य की किरणें विषुवत, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी रहती है। कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क संक्रांति, विषुवत रेखा पर 23 दिसंबर को शरद विषुव, 21 मार्च को वसंत विषुव और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, जब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी रहेंगी। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि राजस्थान में
सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत होने से क्या फर्क रहता है, या किरणें राजस्थान में किस तरह सीधी और तिरछी रहती है। तो ये स्थिति आप जान लें अच्छे से। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। चलिए, यह राजस्थान की बात हो गई। अब कर्क रेखा जो है, यह कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। अभी 2018 में एक एग्जाम हुआ था, कर सहायक, उसमें यह सवाल बिल्कुल सीधे से पूछा गया था कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, ये उसका सही आंसर था। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर दक्षिण में राजस्थान के 2 जिले, पहला जिला बांसवाड़ा और दूसरा जिला हो जाएगा डूंगरपुर। तो कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के बीच से होकर निकलती है और डूंगरपुर जिले के सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। तो यदि सवाल आएगा कि राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से, 2 जिले, एक हो जाएगा बांसवाड़ा और दूसरा हो जाएगा डूंगरपुर। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखें आप इसका। बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों से होकर यह गुजरती है। अब बांसवाड़ा जिला मुख्यालय जो है, यह जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है और गंगानगर जिला जो है, यह गंगानगर जिला इस कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर स्थित है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक और गंगानगर जिला इस कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। अब हमने अभी बात की थी कि 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर सीधी रहती है। कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति सीधी रहती है, लंबवत रहती है। तो कर्क रेखा पर जब सीधी रहेगी तो सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहाँ हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले में। और यहाँ से जब हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो क्रमशः सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ते जाएगा। चूँकि गंगानगर जिला कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए गंगानगर जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन रहेगा। यह सवाल भी कई बार एग्जाम में आया है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन, तो वह हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में। सर्वाधिक तिरछेपन की बात करेंगे हम, तो वो हो जाएगा गंगानगर जिले में। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक सीधापन है। 21 जून को जब सूर्य बांसवाड़ा जिले में सीधे चमकता है, तो यदि कोई व्यक्ति 21 जून को बांसवाड़ा जिले में खड़ा है तो वह सूर्य ठीक उसके लंबवत रहेगा और उस दिन उसकी परछाई नहीं बनेगी। ध्यान रखना इस बात को विशेष। यदि सवाल आ जाए कि राजस्थान में कौन से दिन या बांसवाड़ा जिले में कौन से दिन किसी भी व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी, तो वह दिन हो जाएगा 21 जून। 21 जून को परछाई नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य व्यक्ति के ठीक ऊपर लंबवत रहेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
अब बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक सीधापन है। हम बात करते हैं कि बांसवाड़ा के बाद जो जिलों का क्रम है जहां पर सूर्य की किरणों का सीधापन कम होता जाएगा, तो सबसे पहला जो जिला आता है बांसवाड़ा, यहाँ पर सबसे सीधी किरणें। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर जिला, यहाँ पर उससे कम हो जाएगा सीधापन। डूंगरपुर के बाद तीसरा जिला रहता है वो हो जाएगा प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद चौथा जिला आ जाएगा झालावाड़। तो यह सूर्य की किरणों के सीधेपन का घटता हुआ क्रम है। इस बात का ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा कि सूर्य की किरणों का घटता हुआ क्रम कौन सा है, सीधेपन का घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ और झालावाड़। इसी तरह गंगानगर जिला देखें, यहाँ पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन रहता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर जिले में। गंगानगर के बाद यदि बात करेंगे हम, तो दूसरा जिला रहता है हनुमानगढ़। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में। गंगानगर के बाद सर्वाधिक दूसरी तिरछी किरणें हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिले के बाद तीसरा जिला आ जाएगा चूरू, और चूरू के बाद अगला जिला आ जाएगा बीकानेर। तो ये 4 जिले तिरछेपन के आधार पर सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में, वहाँ से कम तिरछी हनुमानगढ़, फिर चूरू और बीकानेर। यहाँ बात की हमने सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में, उसके बाद डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ और उसके बाद झालावाड़। तो ये सीधेपन और तिरछेपन के क्रम को आप ध्यान रखें। 21 जून की बात की थी कि यदि कोई व्यक्ति कर्क रेखा पे खड़ा है तो उसकी परछाई वहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधी रहती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो विभिन्न जिले हैं उन जिलों की आकृति किसके समान है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की आकृति हमने पहले बात की थी कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, विषमकोणीय चतुर्भुज है, या यह रोम्बस है। और राजस्थान की आकृति को पतंगाकार कहने वाले जो व्यक्ति थे ये थे T.H. हैंडले। तो T.H. हैंडले ने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार कहा था। कोई दिक्कत नहीं, ये तो राजस्थान की बात की। अब हम बात करते हैं राजस्थान के विभिन्न जिलों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर जिले की। जैसलमेर जिले की। तो साथियों, जैसलमेर जिला जो है, इस जिले की आकृति सप्तभुजाकार है। आप राजस्थान के मैप में इस जैसलमेर की स्थिति देख सकते हैं कि यह जैसलमेर जिला सप्तभुजाकार है। अब जैसलमेर के बाद हम बात करते हैं अजमेर जिले की। आप राजस्थान के मैप में इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। अजमेर जिला जो है, यह अजमेर जिला त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। जैसलमेर सप्तभुजाकार और अजमेर जिला त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसी तरह हम बात करते हैं सीकर जिले की। तो सीकर जिला जो है, यह जिला प्यालेनुमा या कटोरेनुमा या अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। सीकर प्यालेनुमा या कटोरेनुमा या अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। अब सीकर के बाद बात करते हैं हम, तो वो हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर जिला जो है, इसकी आकृति मोर या मयूर के समान है। मोर या मयूर के समान। जोधपुर के बाद हम बात करेंगे जालोर की। आप राजस्थान के मैप में भी
इन जिलों की स्थिति को, इन जिलों की आकृति को समझ सकते हैं। तो जालोर जिला जो है, इस जिले की आकृति आ जाती है व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान, कोई दिक्कत नहीं। अब जालोर जिले के बाद अगला जिला आता है टोंक। तो टोंक जिला जो है साथियों, इस जिले की आकृति राजस्थान की आकृति के बराबर है या आकृति के समान है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार, तो सवाल आ जाएगा कि राजस्थान की आकृति के समान कौन से जिले की आकृति है, तो वह आकृति हो जाएगी टोंक जिले की, पतंगाकार या समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार, यह टोंक जिले की आकृति। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया मित्रों। चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ और जिलों की। तो हम बात करते हैं, अगला जिला ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिला जो है, इस जिले की आकृति आ जाती है घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। अब राजस्थान में घोड़े की नाल के समान पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, उसकी हम बात करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में 12 जिले में शाहबाद उच्च भूमि और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती है। उसकी हम चर्चा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में करने वाले हैं आने वाले दिनों में। यहाँ ध्यान रखें, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान। चित्तौड़गढ़ के बाद हम बात करेंगे भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा जिला जो है, इसकी आकृति हो जाती है आयत के समान या आयताकार। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार। उसके बाद बात करते हैं राजसमंद जिले की। तो राजसमंद जिला जो है, इस जिले की आकृति हो जाएगी तिलक के समान, सर पे लगाने वाला तिलक, तो तिलक के समान राजसमंद जिले की आकृति। क्लियर। राजसमंद के बाद बात करते हैं हम करौली जिले की। करौली जिले की, तो करौली जिला जो है, इस जिले की आकृति हो जाती है बतख के समान। करौली की आकृति बतख के समान। फिर बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर की जो आकृति है, यह आकृति हो जाती है गिलहरी के समान। भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान। फिर बात करते हैं दौसा की। तो दौसा की जो आकृति है, यह आकृति होती है धनुष के समान। दौसा की आकृति धनुष के समान। अब राजस्थान के ऊपर या उत्तरी क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला, तो हनुमानगढ़ जिला जो है, मैप में देखें आप, यह जिला अंग्रेजी के एल अक्षर के समान, अंग्रेजी के एल अक्षर के समान, या ऐसा लगता है जैसे वहाँ हमने एक कुर्सी लगा दी है, यानी हनुमानगढ़ की आकृति कुर्सी के समान या एल अक्षर के समान। हनुमानगढ़ के बाद हम बात करेंगे उदयपुर जिले की। तो जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया देश के समान दिखाई पड़ती है। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान। आप राजस्थान के मैप में देखते रहें, आप एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये उदयपुर जिले की बात की हमने, ऑस्ट्रेलिया के समान है, लेकिन यदि बात करते हैं हम उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर जो संभाग है वह संभाग श्रीलंका के समान, ध्यान रखना मित्रों, उदयपुर जिले की आकृति तो ऑस्ट्रेलिया के समान, लेकिन यदि उदयपुर संभाग की बात करेंगे तो वह श्रीलंका के समान आपको नजर आता है। तो यह है राजस्थान के विभिन्न जिलों की आकृति, किसके समान वो नजर आते हैं। अब 2016 में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे संबंधित एक सवाल जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, हम उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम था पटवार भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2016 में, तो पटवारी जो परीक्षा थी उसका जो मेंस एग्जाम था, उस मेंस एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था कि निम्न में से कौन से युग्म, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, यह सवाल पूछा गया था पटवार भर्ती परीक्षा 2016 के मेंस एग्जाम में। अब यहां पर एक तरफ दिए गए थे जिले और दूसरी तरफ दी गई थी उनकी आकृति, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया था वह दिया था जोधपुर, जोधपुर की आकृति बताई उन्होंने, अनियमित बहुभुजाकार, ये जोधपुर की आकृति। जो दूसरा ऑप्शन था इनका वह था सीकर, तो सीकर की इन्होंने आकृति बताई थी वहां पर अर्धचंद्राकार। तीसरा जिला दिया था इन्होंने जैसलमेर, जैसलमेर की आकृति बताई इन्होंने मयूर के समान, जैसलमेर की आकृति मयूर के समान। और चौथा जिला इन्होंने दिया था करौली, और करौली की आकृति बताई थी इन्होंने बतख के समान। तो साथियों, हमने अभी इसको पढ़ा था और हमने देखते हैं, चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की। तो क्या जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार है? बिल्कुल नहीं है। जोधपुर की आकृति मयूर के समान हमने बात की थी, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत। सीकर जिला, सीकर जिले की आकृति अर्धचंद्राकार, बिल्कुल सही है। हमने बात की थी कि सीकर कटोरे नुमा या प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार स्थिति में या आकृति में है, तो यह ऑप्शन सही। जैसलमेर, तो क्या जैसलमेर की आकृति मयूर के समान है? बिल्कुल नहीं। जैसलमेर की जो मयूर है वह जोधपुर की आकृति है। जैसलमेर की आकृति थी सप्तभुजाकार, तो यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद करौली की बात की थी, तो करौली की आकृति बिल्कुल बतख के समान है। तो अब इस सवाल में जो सही ऑप्शन था वह था कि युग्म 2 और युग्म 4 सही है। तो ये राजस्थान के पटवार भर्ती परीक्षा 2016 के मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल। आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी आपको इसी तरह के सवाल इस टॉपिक से मिल सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो विषय पढ़ रहे हैं हम, आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में होने वाली भर्तियों के जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट लगभग रहता है, और अच्छा पार्ट जो है, एक अच्छा वेटेज हम ज्योग्राफी का उसमें पाते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते रहें। ये एक सवाल जो हमने पिछली भर्ती परीक्षा में देखा था। अब आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। एक बात की चर्चा हम और करते हैं, छोटा सा बिंदु रहेगा। राजस्थान के मैप की बात करें, देखें राजस्थान के 2 जिले, एक जिला होता है
अजमेर और दूसरा जिला है चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखना इस बात का कि अजमेर जिला और चित्तौड़गढ़ जिला, राजस्थान के ये दो ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक रूप से दो भागों में बटे हुए हैं। सीधा सवाल पूछा जाएगा कि भौगोलिक रूप से दो भागों में बटे हुए जिले कौन से हैं, तो एक जिला अजमेर और दूसरा जिला चित्तौड़गढ़ रहेगा। दो जिले भौगोलिक रूप से दो भागों में बटे हुए, हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की एक है, केवल भौगोलिक रूप से ये दो भागों में बटे हुए हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखेंगे। साथियों, इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं, जिससे वो भी अपनी तैयारी में मेरी तरफ से कुछ मदद पा सकें। वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्द एक विशेष सूचना, कल जो हम क्लास लेने वाले हैं उस क्लास के अंतर्गत राजस्थान में जो पिछले विभिन्न एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित, यहाँ हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय जो है समाप्त होता है। तो इस टॉपिक से जितने भी सवाल पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टॉपिक से जो जो महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं, इन सभी सवालों की चर्चा कल की हमारी क्लास में हम करने वाले हैं। तो आप अभी तक जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और कल का जो क्लास होने वाली है उस क्लास में आप मेरे साथ उन सभी सवालों पर चर्चा कीजिए। अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसे जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल शाम को फिर मिलते हैं। थैंक यू।